स्टार्ट करते हैं। और सर मोहम्मद सलीम आज हमें इन्होंने ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। और सर आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट सर स्टार्ट करने से पहले आज का थोड़ा सा एजेंडा जो है वो आप बता दें स्टार्ट में, और फिर हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम एवरीवन। सर मेरी आवाज़ आ रही है? यस, यू आर ऑडिबल। ओके। अच्छा जी, तो आज की क्लास में हम बेसिकली ये स्टडी करेंगे कि आजकल जो हम एआई की इतनी हाइप देख रहे हैं, आने वाले टाइम में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, कौन सी जॉब्स जाएंगी, कौन सी जॉब्स क्रिएट होंगी। ठीक है, हमें किन स्किल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो ओवरऑल इन चीज़ों को हम स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरा सबसे एक छोटा सा क्वेश्चन है। आपको क्या लगता है, आपने पीछे जितने भी एक दो साल एआई को देखा, आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में एआई क्या करेगा? क्या जॉब्स जो होंगी वो रिप्लेस हो जाएंगी या न्यू जॉब्स आएंगी? हमें क्या करना चाहिए? आपका माइंडसेट क्या कहता है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इन माय भी पॉइंट एआई जो है वो इनको रिप्लेस नहीं करेगी, सिर्फ हमारी सहूलियत के लिए बनाई हुई है। ठीक है, अदर मेंबर्स, मतलब अपना अपना पॉइंट है ना, आप बता सकते हैं जो आपको लगता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आई थिंक कि एआई पहले ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एक हिसाब से हो चुका है, और आई थिंक ये मोर पावरफुल होके मोस्टली ज़्यादातर जॉब्स इफेक्ट होंगे इससे। ठीक है, ये भी पॉइंट, दोनों पॉइंट वैलिड है। जी जी सर। जी सर, मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। ओके। तो सर मेरे ख्याल से एआई जॉब को रिप्लेस करेगी, पर जो लोग एआई को मतलब यूज़ करना सीखेंगे तो वो अ, उनके लिए आसानी होगी। लाइक उनके लिए वो रिप्लेस नहीं होगी, बल्कि उनको और फायदा होगा। बिल्कुल सर, वैसे तो तीनों ही आंसर्स बिल्कुल ठीक है, वैलिड है। लेकिन ये जो आंसर था ना, थर्ड वन जो है ना, ये प्रिसाइज और टू द पॉइंट है। ये हम कह सकते हैं कि ये इसका आंसर है, इसको इन क्वेश्चंस का। ठीक है, बाकी चैट में भी देख लेते हैं, एक मैसेज है, रिप्लेस जॉब्स। ठीक है जी, इनके ख्याल में जी ओवरऑल के रिप्ले जॉब्स जो है वो रिप्लेस हो जाएंगी। ठीक है, अब जिसका सर ने कहा है कि ना, जो बंदा या जो लोग एआई को अडॉप्ट कर लेंगे वो सरवाइव करेंगे, अदरवाइज सारी जॉब्स रिप्लेस हो जाएंगी इनके मुताबिक। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अगर आप जाके देखें ना, तो आप आपको एक एक सेकेंड, आपको एक ना ट्रेंड नजर आएगा कि इससे पहले हम आगे मूव करें मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाऊंगा कि जैसे जैसे कोई चीज, कोई न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है ना, वो दो चीजें लेके अपने साथ दो चीजें लेके आती है, बेनिफिट्स और उसके नुकसान लेके आएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टीम इंजन जो है, जब वो मार्केट में आए, एटीज में जब वो मार्केट में आए थे, एटीन्स में मतलब 1800 में, उस दौरान गाड़ियां आई। ठीक है, तो जो ट्रांसपोर्ट थी वो फास्ट हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी आई, प्रोडक्शन फास्ट हो गई है, कंप्यूटर आए, कंप्यूटर ने आके ऑफिसेज का काम को फास्ट कर दिया, इंटरनेट आया, इंफॉर्मेशन को फास्ट कर दिया। अब एआई आ रही है, एआई ने आगे जो काम करना है वो हमें सबको ही पता है। तो जैसे जैसे जो टेक्नोलॉजी आ रही है ना, वो अपने साथ ज्यादातर फायदा ही लेके आती है। ठीक है, नुकसान वो ठीक है लेके आएगी, लेकिन एक सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए या एक स्पेसिफिक पॉइंट के लिए वो छोटा सा नुकसान लेके आएगी, लेकिन ज्यादातर वो फायदा ही लेके आती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका हम एक छोटा सा ना, इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की ही बात कर लेते हैं, तो जब
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई, मार्केट में मशीनरीज आई, गाड़ियां आई, और भी बहुत सारी मशीनरीज आई, तो जो लोग फैक्ट्रीज में मैनुअल काम कर रहे होते थे ना, हाथों के साथ काम कर रहे होते थे, उनको उनके माइंड में ये डर आया जो अभी हमारे माइंड में होता है कि एआई रिप्लेस कर लेगी। उनके माइंड में भी सेम प्रॉब्लम यही आई, सेम, उनके माइंड में भी सेम फियर यही अपीयर हुआ कि अब ये मशीनरीज आ गई हैं, इन्होंने तो हमारी जॉब्स खा जानी है। और हुआ भी वही, लिटरली वही हुआ। फिर वो लोग जिन्होंने उन मशीनरीज को ऑपरेट करना सीखा, वो सरवाइव कर गए। ठीक है, इससे पता क्या चला, इससे लेसन क्या हुआ कि जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है, जब हम लोग उसको अडॉप्ट कर लेते हैं तो हम एक सेफ जोन में चले जाते हैं, अदरवाइज हम फिर रेड जोन में ही होंगे। कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। जब कंप्यूटर में मार्केट में आया, ये तकरीबन बात है 80s की, 90s की, जब पॉपुलर हुआ, तो लोगों के दिल में फिर वही फिर आया कि ऑफिस का जो काम हम मैनुअल रजिस्टर्स के ऊपर कर रहे होते हैं, कंप्यूटर ने वो रिप्लेस कर देना है। कंप्यूटर ने वो रिप्लेस कर दिया है, इसमें कोई कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो लोग जो स्टिल रजिस्टर्स के मैनुअल पे रहे, वो भी साथ रिप्लेस हो गए। तो जिन लोगों ने कंप्यूटर को ऑपरेट करना सीखा, वो स्टिल सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, इंटरनेट की बात कर लेते हैं। इंटरनेट जब मार्केट में आया, तो बहुत से ऐसे एस्पेक्ट्स थे, ऐसे बहुत से स्कोप्स थे जहाँ पे इंटरनेट का बैड इम्पैक्ट समझा जा रहा था। लेकिन उसके यानी फॉर एग्जांपल जो रिटेलर्स थे या जो ऑफलाइन ऑन साइट स्टोर्स थे, सबने ये सोचा जब यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट में आई, इसका कॉन्सेप्ट मार्केट में आया, सबको ये लगा कि अब ऑनलाइन शॉपिंग ने तो काम खत्म कर देना है। लेकिन इसके कंपैरिजन में और बहुत सारी जॉब्स क्रिएट हुई। यूट्यूब देख लें। ठीक है, आज हम मीटिंग कर रहे हैं, आप लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से हैं, माशाल्लाह, मैं पता नहीं कहाँ से हूँ, लेकिन फिर भी हम एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर नॉलेज शेयर कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। ये किसकी वजह से है? इंटरनेट की वजह से। ठीक है, अमेरिका में बैठे हुए हम लेक्चर्स ले रहे होते हैं, लेक्चर दे रहे होते हैं, तो ये किसकी वजह से है? इंटरनेट की वजह से है। ठीक है, तो बात क्या हुई है, ओवरऑल क्या बात माइंड में आई कि जैसे ही कोई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है, उसको अडॉप्ट करना होता है, ना कि उससे डरना हो। ठीक है, एक छोटी सी और एक एग्जांपल ले लेते हैं, बड़ी थोड़ी सी ना है। अच्छा, जब आज से तकरीबन कोई 20 25 30 साल पहले मार्क यानी हमारे सिटीज में तांगा हुआ करता था। ठीक है, उस दौरान न्यू न्यू रिक्शाज आए, तो अब रिक्शा ने उन ड्राइवर को रिप्लेस नहीं किया, यानी कि जो तांगा चलाने वाले थे उनको इम्पेक्ट नहीं किया, बल्कि उस ट्रांसपोर्ट को इम्पेक्ट किया था। लेकिन जो लोग स्टिल तांगा चलाते रहे, जिन्होंने खुद को अपडेट नहीं किया, अपग्रेड नहीं किया, ठीक है, यानी कि जो लोग जो तांगा से रिक्शा पे नहीं आए, वो रिप्लेस हो गए। आप आज देख ले, आप रिक्शा देख लेंगे, मे भी आप कोई जिंदगी में रेयर ही देख रहे होंगे कि तांगा है, अदरवाइज रिक्शा है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि जब कोई चीज आती है उसको अडॉप्ट करना पड़ता है, ना कि उससे डरना। यही कॉन्सेप्ट बिल्कुल 100% फिट एआई के साथ भी बैठता है। जब एआई आ गई है, बजाय कि हम डरें कि एआई तो हमें रिप्लेस कर लेगी, अब क्या करें? एआई को सीखें, एआई को सीखना है। एआई को वट एवर आपकी कोई भी फील्ड है, कोई भी है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, बायो है, कोई भी है, आप अपनी डोमेन में एआई को लेके आए, तब ही आप सरवाइव कर पाएंगे। अदरवाइज हम स्टिल फिर वही बात आ जाती है कि रेड जोन में चले जाते हैं। अब अगर इसे अवॉइड करेंगे, अवॉइड नहीं करना, इसको अडॉप्ट करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले फिर एक छोटा सा देख लेते हैं कि आपको क्या लगता है एआई क्या है। ठीक है, एआई आप बहुत सुन रहे हैं, चैट जीपीटी एआई है, जिमिनाई एआई है, फलां एआई है, वो एआई है, ये एआई है, क्या है? आपको क्या लगता है एआई क्या है? एनीवन प्लीज। अच्छा, कंट्रीब्यूट लाजमी किया करें, कंट्रीब्यूट जितना आप करेंगे ना, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपके हो सकते हैं मुझसे अच्छे भी होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन
जब आप कंट्रीब्यूट करेंगे ना, तो मेरे कॉन्सेप्ट भी ठीक हो रहेंगे, आपके हो रहे होंगे, हम सबके ना एक एक ही पेज पे हम आते जाएंगे। हाँ जी, आपको क्या लगता है एआई क्या है? एक्चुअली में एआई क्या है? सर जी एआई सर जो ये है, जी सर ये जैसे नाम से पता चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लाइक जिस तरह हम उर्दू में कहें मसनूई जहानत, तो मशीन को इस काबिल बनाना कि वो डिसीजन ले सके खुद। अ, जिस तरह ह्यूमन लेते हैं डिसीजन, उस तरह मशीन को भी इस काबिल बनाना कि वो डिसीजन ले सके। बिल्कुल। जी मैम। जी सर, आई एग्री विद सर अहमद हसन। बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि अगर हम मशीन को इस काबिल बना दें कि जिस तरह ह्यूमन सोचता है, डिसीजन लेता है, उस तरह अगर मशीन ही काम करना शुरू कर दें तो उसकी इंटेलिजेंस को हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। बिल्कुल, ये भी ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है कि अब ह्यूमन है, ह्यूमन तो बायोलॉजिकल है, ठीक है, बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं ब्रेन के अंदर। लेकिन दूसरा कंपैरिजन में देखा जाए तो कंप्यूटर या मशीन मशीन तो 0 1 के ऊपर रन हो रही होती है। इसको हम कैसे कर सकते हैं? आपको क्या लगता है कोई ऐसी चीज हो जो 0 1 की फॉर्म में रन ऑपरेट होती हो, ठीक है, लेकिन वो अपना एक डिसीजन क्रिएट कर सके? सर जिस तरह हम लोग एज अ ह्यूमन, हमारी एक बॉडी है और हमारा ब्रेन है, वो काम करता है, इस तरह हमारे पास जो है मॉडल होते हैं, मॉडल्स को हम लोग इतना ट्रेन करते हैं कि वो ह्यूमन लेवल की इंटेलिजेंस के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। लाइक किसी मॉडल को हमने ट्रेन किया, कोई प्रिडिक्शन करना शुरू कर दे, फोरकास्ट बता दे कि अगले अगले दिन बारिश होगी या नहीं होगी, ये प्रिडिक्शन करना शुरू कर दे, या कुछ पैटर्न्स को लर्न करके हमें ये बता, जिस तरह हम लोग क्लासीफाई करते हैं कि ये डॉग की इमेज है, ये कैट की है, तो ये एक इंसान का काम है। लेकिन मशीन जो है हम चीज़ों को ऑब्जर्व करके इस काबिल खुद को बना ले, तो आई थिंक यही एआई है। एग्जैक्टली exactly. आपने कम यूज की कि प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन क्या है? प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना, ठीक है। मल्टीपल चीजें दिखाई जाएंगी एआई को, फिर उनमें से एक चीज को वो प्रिडिक्ट करेगा, मतलब करेगा वो सारी को, लेकिन जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। जिस तरह आपने कहा कि वेदर की बात कर लेते हैं, रेन होगी या नहीं होगी, अब वो दोनों को प्रिडिक्ट करेगा कि कल रेन होगी या नहीं, दोनों के लिए वो प्रिडिक्शन देगा। रेन होगी 80%, नहीं होगी 20%, तो किसकी ज्यादा है? 80, मतलब हो जाएगी, ठीक है। तो ये ओवरऑल काम हो रहा होता है। आपको एक और बात मैं बताऊं, जो कंप्यूटर है ना वो 0 1 की फॉर्म में काम कर रहा होता है। जीरो एक्टिव, सॉरी, इनएक्टिव, 1 तो एक्टिव। आपको एक और मैं बात बताऊं, जो है ना बायोलॉजिकल न्यूरॉन, वो भी लिटरली यही 0 1 की फॉर्म में काम कर रहा होता है, ऑनेस्टली। 0 1, ठीक है। जो ह्यूमन ब्रेन के अंदर सेल्स होते हैं ना, बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स या बायोलॉजिकल सेल्स, वो भी 0 1, वो 0 1 की फॉर्म में नहीं, मतलब 0 1 यानी कि वो डेटा ट्रांसफर नहीं। 0 1 का मतलब वो भी यस नो, यस नो की फॉर्म में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। एक्टिव होगा या नहीं होगा, एक्टिव होगा या नहीं होगा, ये काम हो रहा था। और एआई में भी एक सिंगल जो न्यूरॉन होता है वो भी एक्टिव होगा या नहीं होगा, एक्टिव होगा या नहीं होगा, ये काम हो रहा है। अब बात आती है एआई की तरफ। हम एआई, जिस तरह आप लोगों ने बताया कि एआई मशीन को इतना इंटेलिजेंट बनाना है कि वो खुद, ठीक है, प्रीवियस डेटा के साथ लर्न करे, और फिर अनसीन सिचुएशंस को, अनसीन सिनेरियो को माइंड में रखते हुए प्रिडिक्शन करे, डिसीजन ले। इसको ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। प्रीवियस डेटा, ये लाजमी बात याद रखें कि प्रीवियस डेटा, ह्यूमन ब्रेन भी प्रीवियस चीज को लर्न करने के बाद आगे प्रिडिक्शन देगा, ठीक है। एआई भी सेम काम करेगी कि प्रीवियस डेटा प्रोवाइड करेंगे तो वो आगे प्रिडिक्शन देगा, अदरवाइज ये भी एक क्या कहते हैं उसको, डिब्बा, बॉक्स है, खाली, कुछ भी नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो अब देखते हैं कि एआई एक ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से किस साथ डिफरेंट है। अगर आपको थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट पता हो, आइडिया हो, हम इसमें इफ एल्स यूज कर रहे होते हैं। इफ एल्स, अगर किसी की एज 80 प्लस है, 18 प्लस है, तो उसका आईडी कार्ड बन जाएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो नहीं उसका आईडी कार्ड नहीं बनेगा। तो ये एक ट्रेडिशनल, ये एक रूल बन गया। जैसे ही हम उसको एज बताएंगे, अगर वो एज 18 से प्लस है तो उसका आईडी कार्ड बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, ठीक है।
अगर उसकी CGPA 3 से ज्यादा है, उसके चांसेस है कि उसको स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर 3 से कम है, ऑब्वियसली उसका वो वैसे ही फिल्टर आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक रूल है। ठीक है, एक फिक्स रूल्स बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन एआई की एआई के अगर हम टर्म में बात करें, एआई में ये नहीं होता। एआई में लर्न किया जाता है, पैरामीटर्स लर्न किए जाते हैं, वैल्यूज फाइंड की जाती हैं उस स्पेसिफिक एक टास्क परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल, वो पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, डेटा जब हम उसको बार बार दे रहे होते हैं, तो वो डेटा में से पैटर्न रिकॉग्नाइज कर रहा होता है। ठीक है, जो रेपिडली डेटा अपीयर हो रहा होता है। ठीक है, जनरेट कंटेंट, कंटेंट जनरेट कर सकता है। चैट जीपीटी टेक्स्ट जनरेट कर रहा होता है। उसी तरह ही आगे इमेजेस जनरेट हो रही थी। आजकल के दौर में तो जो इमेज बनती हैं, वीडियो बनती हैं, वो देख के पता ही नहीं चलता कि ये एआई की बनी है या क्या कहते हैं उसको, रियल इमेज है। इतनी इतनी एक्यूरेट इमेज बनती है। तो ये एआई से बन रही है। कैसे रही है? प्रीवियस इसको सिखाया गया है। ठीक है, वो प्रेडिक्शंस कर रहा होगा, डिसीजन मेकिंग में असिस्ट कर रही कर रही होती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ होल अगर हम इसको समराइज करें, ये एक प्रीवियस डेटा के ऊपर ट्रेंड एल्गोरिदम्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं एआई के हमारे इर्द गिर्द हम देख देख रहे होते हैं यूट्यूब के ऊपर। अगर आप एक बार थोड़ा सा सर्च करें कि हाउ टू लर्न प्रोग्रामिंग इन 10 डेज, तो उसके ही आपको सजेशंस आ रही होती है। आगे 10 दिन तक वही उसके ही कोड विद हैरी आ रहा होगा, अपना कॉलेज आ रहा होगा। इस तरह की चीज़ें आपके फीड में आ रही होती हैं। वो क्यों? क्योंकि उसने देख लिया कि अच्छा ये बंदे का इंटरेस्ट कोडिंग में है, तो वो आपको कोडिंग दिखाएगा। अब ये प्री डिफाइंड नहीं है, मतलब कि ये फिक्स रूल नहीं है, उसने ये लर्न किया है। ठीक है, नेटफ्लिक्स में सजेशंस आ रही होती हैं, गूगल मैप्स में एआई यूज हो रही है, वॉइस फेस रिकग्निशन में तकरीबन ऑलमोस्ट हर बंदा अपने मोबाइल में फेस रिकग्निशन लगा रहा होता है, फेस लॉक लगा रहा होता है। वो क्या है? वो डीप लर्निंग है, वो एआई है। ठीक है, और यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि मोस्टली लोग ये समझते हैं कि चैट जीपीटी जब ये 2022 में आया ना, उसके बाद ही एआई आई है। उससे पहले एआई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, एआई जो है ना, ये तकरीबन आज से कोई 80, बल्कि सिर्फ ज्यादा, मतलब 80-90 ईयर्स पहले की है। यहाँ पे मैं आपको रिसर्च पेपर दिखाता हूँ। ये रिसर्च पेपर आया था 1943 में। ये रिसर्च पेपर ये बताता है कि अगर हम दो डे यानी कि एक डेटा प्रोवाइड करें किसी भी चीज़ को, एक डेटा हमारे पास एक डेटा हो, ठीक है, तो वो कोई मैथमेटिकल फंक्शन हो जो हमें ये बताए, यस या नो की फॉर्म में बताए, यस या नो। अब ये बात रखें, याद रखें, यानी कि ये वाला जो रिसर्च पेपर था ये इंस्पायर हुआ था बायोलॉजिकल न्यूरॉन से। इसने बताया कि कोई ऐसा एल्गोरिथम होना चाहिए जो ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करे, यस नो, यस नो। प्रीवियस डेटा दे, उस डेटा को वो देख के बता दे, उसमें से यानी कि वो लर्न करके बता दे कि ये यस है या ये नो है। ठीक है, तो ये कब से है? ये 1940, क्या कहते हैं उसको, 43 में। हाँ, ये 43 में रिसर्च पेपर आया था। फिर उसके कुछ साल बाद, तकरीबन 6 साल बाद, 6 या 7 साल बाद, 1950 में एक रिसर्च पेपर आया बाय एलन मैथिसन ट्यूरिंग। ये बहुत बड़े एक साइंटिस्ट गुजरे हैं। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। पहले जो एल्गोरिदम था ये सिर्फ एक एल्गोरिदम था, ठीक है, मैथमेटिकल एल्गोरिदम। लेकिन ये रिसर्च पेपर, इस रिसर्च पेपर ने बताया कि क्या मशीन जो होती है, अगर इसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़े ना, तो ओवरऑल ये बात हुई है कि क्या जो मशीन्स होती हैं, क्या ये भी सोच सकती हैं? क्या इनको भी ट्रेन किया जा सकता है ह्यूमन की तरह? क्या ये डिसीजन ले सकती हैं? फिर इस रिसर्च के बाद लोगों ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। तब जाके एआई जो है ना इवॉल्व होना शुरू हुई। और एक रिसर्च पेपर आया था
तकरीबन 1986 में रिसर्च पेपर आया। इसके बाद फिर जो डीप लर्निंग में यानी एआई में जो धमाका हुआ, वो फिर आज तक इसके हम असरात देख रहे हैं। ये रिसर्च पेपर ये बता रहा होता है कि जब आप प्रेडिक्शन करते हैं, जब मॉडल जो है, जारी बात है, वो एक प्रेडिक्शन करेगा, वो अपनी एक आउटपुट देगा, वो आउटपुट कितनी अच्छी है या कितनी रॉन्ग है, ये तो चले एक फंक्शन होता है वो बता देगा। लेकिन इस प्रिडिक्शन को, अगर ये प्रिडिक्शन गलत है, जारी बात है, स्टार्ट में जब हम मॉडल ट्रेन नहीं होता, अनट्रेन होता है, उस सिनेरियो में प्रिडिक्शन रॉन्ग होगी। जारी बात है, अगर हम कैट और डॉग की इमेजेस प्रोवाइड करें, हो सकता है कि वो बाय गेस कैट को कैट बोल दे, लेकिन वो ये भी तो हो सकता है कि कैट को वो डॉग कहेगा कि ये डॉग की इमेज है। तो स्टार्ट में तो वो अनट्रेन है, गेस करेगा, प्रिडिक्शन रॉन्ग होगी, लॉस एरर ज्यादा होगा। अब इस एरर को कम करने के लिए एक एल्गोरिदम आया जिसको हम बैक प्रोपगेशन कहते हैं। ये जो एल्गोरिदम है ना, ये मैथमेटिक्स कैलकुलस यूज करता है, यानी डेरिवेटिव ये यूज करता है, जिससे ये जो एरर्स है ना, ये एरर रिड्यूस होता जा रहा होता है मॉडल को ट्रेन करने के लिए। ठीक है, जब ये मॉडल ट्रेन, इस एल्गोरिथम से मॉडल ट्रेन होगा, एरर कम होगा, तब जाके हम कहते हैं कि मॉडल हमारा ट्रेन हो चुका है। और इसी एल्गोरिथम के ऊपर आज हम दुनिया का तकरीबन हर एल्गोरिथम, हर मॉडल ट्रेन कर रहे होते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। चैट आज का जीपीटी। फ्यूचर ऑफ वर्क, हाउ एआई इज रीशॉपिंग कैरियर्स। अब ये जो, जी जी बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है, और बस ये लास्ट है जिसको, क्योंकि ये हमने प्रीवियस भी देखना था कि आगे जब का जो फ्यूचर है, यानी एआई की वजह से आगे कैसे चेंज हो रही हैं चीजें। ठीक है, पास में क्या जो टेक्नोलॉजी आई थी, उससे यही माइंड में क्वेश्चंस आ रहे होते थे, तो ये हमने देखनी है। ठीक है, तो ये एल्गोरिदम जो है ना, ये इसको कर रहा होता है। ठीक है, ओके। अच्छा, इसको बताने का क्या मकसद था? इसको बताने का सिर्फ ये मकसद था कि लोग जो कहते हैं ना कि एआई बस आज की ही है, ये आई आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी है। अच्छा, एआई से पहले काम क्या होता था? सिंपली मैनुअल काम हो रहे थे। इसके आने के बाद क्या काम हो रहे हैं आपको ये, मेरे ख्याल, मुझे नहीं लगता कि आपको ये बताने की जरूरत है। काम स्पीड अप हो चुका है, प्रोडक्टिविटी आ चुकी है, डिसीजन, जो भी डिसीजन ले रहे होते हैं वो हम एआई की बेस के ऊपर इजीली कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। अच्छा, एआई की वजह से कौन से जो एस्पेक्ट्स हैं, फील्ड्स हैं, वो ज्यादा इम्पेक्ट हुई है? एआई की वजह से सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सबसे ज्यादा इम्पेक्ट हुई है। मार्केटिंग, वो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में, इवन गूगल वगैरह में, हर एक इंडस्ट्री में एआई को यूज किया जाता है एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। इवन जो एक्सपीरियंस डेवलपर होते हैं, वो भी एआई यूज कर रहे होते हैं, मार्केटिंग में यूज होती है। सर सलीम, आर यू देयर? आपकी आवाज़ नहीं हमें आ रही, या मेरी तरफ की प्रॉब्लम? आई थिंक सर का इंटरनेट ड्रॉप हो गया। कोई बात नहीं, वो ज्वाइन कर लेते हैं हमें, तब तक के लिए हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। किसी का कोई सवाल है असाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी है तो आप लोग लाजमी पूछ लें। और सेकंड ये है कि हमारा ये लास्ट वीक चल रहा है, तो ये इस फ्राइडे एंड हो जाएगा आपका कोर्स। सर सलीम, आर यू देयर? यस मैम, मेरा इंटरनेट का मसला हो गया था, कोई इसलिए बात मैं नहीं,
अच्छा, फाइनेंस की मैं बात कर रहा था कि फाइनेंस में देख ले आप, एआई फाइनेंस में कितनी यूज हो रही है, फ्रॉड डिटेक्शन में यूज कितनी हो रही है, हेल्थ केयर, मेडिकल इमेजिंग में सबसे ज्यादा एआई यूज हो रही है। आज से कुछ साल पहले एआई, जब एआई इतनी ग्रूम नहीं हुई थी, जो चीजें, तो एक तो वो बहुत एक्सपेंसिव है, सेकेंडली वो टाइम टेकिंग है। लेकिन एआई कंप्यूटर विजन की वजह से वो आपको एट अ टाइम उसका रिजल्ट मिल जाता है। वो किसकी वजह से? वो एआई की वजह से। तो ये एआई ग्रूम कर रही है, ठीक है, ये एआई चीजों को अपग्रेड कर रही है, ठीक है। तो अगर एज अ होल अगर हम इनको देखें तो फायदा हो रहा है, बजाय कि हम इसके नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखें, इसको, इसका फायदा हो रहा है, एआई का फायदा है। अच्छा, और भी कुछ जॉब्स हैं जो के फ्यूचर में इतनी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होंगी। लीडरशिप और मेंटोरिंग, जिस तरह आज, जिस तरह क्या हमारे मेंटोर्स हैं लीडरशिप, सर जफर शाहिद है, सर रिजवान है, सर आमिर है, और भी काफी सारे मेंटोर्स हैं हमारे। चैट जीपीटी या जिमिनाई को कहें कि हमें गाइड करके दिखाए, हमें इस लीड करके दिखाए, कभी भी नहीं कर सकता, ठीक है। कैरियर काउंसलिंग के ऊपर कोई भी डिसीजन आप ले, वो वक्त ही तो आपको बता देगा, कि पिछले सिनेरियो को माइंड में रख के वो आपको बता देगा, लेकिन कभी भी वो आपको एक एक्यूरेट, वो आपको गाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि एक तो उसके अंदर कोई सेंस नहीं होती, यानी कि इमोशंस नहीं होते, तो कभी भी आपको वो एक्यूरेटली वो गाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है। रिलेशनशिप बिल्डिंग, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, कि उसमें कोई साइंस नहीं होती, उसमें कोई इमोशंस नहीं होती, एम्पैथी नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे वो लैग करता है। दिस इज माई क्रिटिकल थिंकिंग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल थिंकिंग एआई में जीरो होती है, क्रिटिकल थिंकिंग जीरो। जहां तक उसको ट्रेन कर दिया गया ना, वहां तक तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। जहां तक उसको डेटा ही नहीं दिखाया, वो आगे की चीज कभी भी नहीं कर सकता। वो सिर्फ ये एबिलिटीज, अभी तक ये सिर्फ एबिलिटी ह्यूमन के पास है, क्रिटिकल थिंकिंग। ह्यूमन उसको डेटा प्रोवाइड करते हैं, ह्यूमन उसको एडवांस करते हैं, ह्यूमन ही उसको एल्गोरिदम को एडवांस कर रहे होते हैं, तब जाके वो इतना अच्छा एक्यूरेट परफॉर्म कर पाता है। लेकिन उससे आगे वो कभी नहीं परफॉर्म कर पाए, अभी तक तो नहीं कर परफॉर्म कर पा रहा। अच्छा, अब पीछे जो हमने ओवरऑल डिस्कशन की है, उसको माइंड में रखते हुए आगे के जो जॉब्स होंगी, किन के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए? एआई इंजीनियर। एआई इंजीनियर्स क्या होते हैं? वही लोग जो एआई यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो एआई एप्लीकेशंस बना रहे हैं, जो एआई एल्गोरिदम्स बना रहे, यूज कर रहे होते हैं। मशीन लर्निंग इंजीनियर, एआई इंजीनियर और मशीन लर्निंग इंजीनियर एक ही बात है। एआई कंसल्टेंट, डेटा साइंटिस्ट, एआई रिसर्चर, एआई प्रोडक्ट मैनेजर और एथिक्स स्पेशलिस्ट। ओवरऑल क्या बात हुई है? जो लोग एआई यूज कर रहे हैं वही जॉब्स अवेलेबल होंगी, अदरवाइज ऑलमोस्ट सारी ही रिप्लेस हो जाएंगी। तो एआई इतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हमने सारी डिस्कशन की है, अगर इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल हो जाए, डेमो हो जाए, तो क्या ही बात होगी, ठीक है। अब डेमो पता है क्या है? डेमो है कि आपने एक सीवी बनानी है, फॉर एग्जांपल सीवी आपने मैनुअल बनानी है, कंप्यूटर को यूज करते हुए या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज करते हुए आप एक सीवी बनाएंगे। तो आपको, अगर यहाँ पे कोई माइक्रोसॉफ्ट का स्पेशलिस्ट बैठा हो, तो वो कितनी देर में बना सकता है? एनीवन जिनको ये ना माइक्रोसॉफ्ट बहुत अच्छे से आता हो, बहुत कमांड अच्छे से आती हो। क्योंकि ये भी एक उसका पर्सपेक्टिव है ना, कि हमने एआई को सीखा है। एआई को जब हमने सीख लिया अभी, जो मेरे ख्याल से तीसरा लास्ट, थर्ड या लास्ट, सेकंड लास्ट जो लेक्चर था, वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर था। वो भी क्या है? एआई है। एआई आपने सीखी है, तो एआई आपके पास वो स्किल है।
अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को यूज करते हुए आपने सीवी बनानी है, कितनी वो, एक तो वो जल्दी बने, कितनी वो एक्यूरेट बनेगी, ह्यूमन एफर्ट कम डिक्रीज हो रही है। तो कोई भी नहीं है जिनको माइक्रोसॉफ्ट बहुत अच्छे से आता हो। ओके, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ ना, मुझे माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर ठीक है, बहुत अच्छा नहीं बहुत बुरा भी नहीं, ठीक आता है, लेकिन मैं अगर एक सीवी बनाने बैठ जाऊँ ना तो मुझे अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, बहुत अच्छा खासा टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर मैं कोई एआई यूज करके मैं बनाऊं, अब मैं एआई यूज करके बनाता हूँ कोई एक सीवी, इसको सिर्फ डेटा देना है, मैंने इसको सिर्फ डेटा देना है और इसने मुझे सीवी क्रिएट करके दे देनी है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है कि किस तरह एआई को यूज करके हम अपनी एफर्ट डिक्रीज कर सकते हैं। सेकेंडली, हम उसको स्पीड में काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मेरा डेटा कुछ इस तरह से मैं देता हूँ उसको कि अब ये थोड़ी सी मैं भी बोरिंग चीज़ हो जाए, क्योंकि मैंने पहले तो इसका डेटा राइट करके नहीं रखा हुआ, मुझे थोड़ा सा ना मैं जल्दी से राइट कर देता हूँ। तो अगर किसी का क्वेश्चन है तब तक आप पूछ सकते हैं। ठीक है। ये मैंने सिंपल सा एक इसको डेटा प्रोवाइड किया है, तो इसकी बेस पे ये मुझे एक कोड राइट करके देगा। तो इसको देख लेते हैं कि ये कैसी ये सीवी बनाएगा। कोड मैंने कॉपी किया, फिर इसके बाद यहाँ पे एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं। ये लेटेक्स लेटेक्स एक टूल है जहाँ पे आप रिसर्च पेपर राइट करते हैं, जहाँ ये भी अल्टरनेटिव है किस चीज़ का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। तो ये एक तरह से यहाँ पे ही मोस्टली रिसर्च पेपर राइट किए जाते हैं। ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग वो कोड जो वहाँ पे राइट किया था हमने यहाँ पे पेस्ट करें, कंपाइल करने के बाद देखते हैं कि कैसा रिजल्ट आता है। अभी तक तो कुछ भी नहीं आया। अच्छा, यहाँ पे आ गया। तो किसी हद तक, किसी हद तक इसको अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें ना, तो एक प्रॉपर एक
यानी कि कोड को दोबारा से अगर हम इसको कमांड देंगे सीवी बन जाएगी। ठीक है। तो ये सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिखाई है कि किस तरह से हम लोग एक सीवी बना सकते हैं यूजिंग एआई। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके। तो जो डेटा यानी कि जो मैंने यहाँ तक इसको देखा था, जो कंसेप्ट या कहें कि टॉपिक जो मैंने एक्सप्लोर किया वो यहाँ तक तो कंप्लीट हो चुका है। इसका जो डेमो था ना, मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर किया है डेमो के ऊपर। तो हम फिर यही करते हैं कि ये जो सीवी है इसको बना लेते हैं। ठीक है। इसको ही फर्दर एक्सप्लोर कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एक एआई को यूज करके हम सीवी किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है। तो हाँ जी। तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि यही काम बिल्कुल एज इट इज, अगर यही काम आप लोग एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर रहे होते, इतनी वेल डिफाइंड सीवी मुझे नहीं लगता कि आप लोग इतनी आसानी से साथ बना लेते। ये क्या, ये किसकी कमाल है? ये एआई की कमाल है। ठीक है। बाकी अगर आपने इसमें मॉडिफिकेशन करनी है ऑब्वियसली वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। इसको और डेटा देंगे और इसको कमांड देंगे। अभी सिर्फ हमने कमांड ही क्या ही दी, 4-5 लाइनों की इसको मैं हमने इंस्ट्रक्शन दी है, लेकिन स्टिल इसने जहां तक हो सकता है इसने एक वेल डिफाइंड बहुत अच्छी सीवी बना के प्रोवाइड कर दी है। जहाँ ये जब मैंने ये इंस्ट्रक्शन देना स्टार्ट की थी, तकरीबन वहां पर उस टाइम 14 मिनट हुए थे। 7 मिनट में इतनी अच्छी सीवी बना के दे दी इसने। बाकी लिंक्स वगैरह लगाने हो, कोई प्रोजेक्ट लगाने हो, वो फिर बात की बातें हैं। ठीक है। लेकिन एज अ होल, एज ओवरऑल आपके सामने है, एआई को यूज करके हम ऑलमोस्ट सारी चीज कर सकते हैं। ठीक है। बजाय कि हम एआई से डरें, एआई को अडॉप्ट करना है। ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? एनी वन प्लीज काइंडली लेट मी नो। अगर तो आपका क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम कोई और टास्क कर लेते हैं जिससे हम एआई को यूज करके ही आगे चीजें चीजें एक्सप्लोर कर रहे हों। लेकिन अच्छा, इसमें अगर कोई और चीज ऐड करना चाहे, कोई और मेंबर अपनी तरफ से कोई वैल्यू ऐड करना चाहे कि एआई क्या इम्पेक्ट करेगी, आपको क्या लगता है, काइंडली वो आप शेयर कर सकते हैं। जी जी मैम। और सर वैसे देखा तो जाए तो एडवांटेजेस इसके बहुत ज़्यादा हैं, पर डिसएडवांटेजेस में मुझे लगता है
कि स्टूडेंट्स अगर अपने काम के लिए ज़्यादातर एआई इस्तेमाल करेंगे तो उनकी अपनी समझें कि सोचने का तरीका ना डिफरेंट हो जाएगा और वो अपनी सोच से काम लेने के बजाय एआई से हर चीज़ पूछेंगे। बिल्कुल, ये भी एक वैलिड पॉइंट है। ठीक है, लेकिन हर एक चीज का ना एक तरीकेकार होता है उसको यूज करने का। जिस तरह मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन को यूज करते जाएं, बिला वजह यूज करेंगे तो उसका नुकसान है, लेकिन देखा जाए तो मोबाइल का फोन का ज्यादा फायदा भी है। इसी तरह ही एआई अगर आप लोग एक ऐसी स्टेज के ऊपर यूज करते हैं, अगर हम लोग एआई को एक ऐसे फेज में यूज करें जहाँ पे हम अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे होते हैं, चीजें लर्न कर रहे होते हैं, हम अपने मसल्स, जो मेमोरी मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं, तब ऐसी चीज यूज करें जो हमें असिस्ट करे, वहां पे हमारी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व ना हो, तो ऑब्वियसली इसका फिर नुकसान होगा। हमारी क्रिटिकल जो थिंकिंग है वो लूज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसका फिर फायदा इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि एक ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाए या डिजाइन किया जाए जो हमें हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है ना वो इन्वॉल्व करवाए, बजाय कि हम कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाए एआई के ऊपर। फॉर एग्जांपल, जिस तरह अगर आप लोगों ने किसी एक कोडिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हो, जैसा यूसी बार्कले है, वो स्ट्रिक्टली ये मना करते हैं अलोन, मतलब बिल्कुल उन्होंने ये बैन किया हुआ है कि जो बंदा एआई यूज करेगा वो बैन है। ठीक है, यही चीज अगर हमारी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई की जाए कि जो लोग या कि जो भी असाइनमेंट बनाई जाए उसको प्रॉपरली वेरीफाई किया जाए कि ये एआई असिस्टेंट ना हो। ठीक है, जो स्टूडेंट है उसको कंप्लीटली उसकी अपनी बलबूते के ऊपर ही चलने दिया जाए, बजाय कि वो एआई यूज करे। तो इस सेंस में एआई से अवॉइड किया जा सकता है। बाय द वे, आपका ये वैलिड क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एडिशन थी। जी, और मेंबर्स कोई ऐड करना चाहे? मैम, ये टाइम जो है ये 7 बजे तक है या एक्सीड करेगा? सर अगर आपका कवर हो चुका है तो हम एंड कर सकते हैं। जी मैम, एक्चुअली मैं जो चीज़ मैंने इसको एक्सप्लोर की थी ना कि हाँ जी। आगे इसका एआई का, वो तो ऑलमोस्ट सारी कवर हो चुकी है। बस ये एक डेमो बना के रखा हुआ था कि हमने एआई को यूज करके एक सीवी बनानी है। और इसके साथ ही मैंने एक छोटी सी एप्लीकेशन ये भी सोची थी कि हम एक एप्लीकेशन बनाए एआई को यूज करके, या छोटी सी वेबसाइट बनाए। लेकिन मेरे ख्याल से स्टूडेंट जो है ना वो थोड़े से लाइक बोर हो सकते हैं, क्योंकि जब मैंने सीवी बनाई है तो मुझे खामोश रहना पड़ा। उस सूरत में ऑब्वियसली स्टूडेंट जो है ना, या तो कोई और ट्रेनर होता है जो थोड़ा सा ना लीड कर रहा होता बिहाइंड द सीन में, वो चीज़ राइड कर रहा होता एआई को यूज़ करके, तब भी। लेकिन इस अगर आप अभी मैं बना दूं तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट जो है ना वो बोर हो सकते हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट कहते हैं तो हम फिर मूव करते हैं, अदरवाइज यहाँ तक फिर एंड। नहीं सर, आई थिंक स्टूडेंट्स भी जो है ना वो सीखना चाहते हैं, तो ऐसे करते हैं हम चलते हैं उस वेबसाइट की तरफ। जी बिल्कुल मैम, तो ठीक है। अब ठीक है। और अटेंडेंस वगैरह जो है वो मैं जब शेयर करूँगी तब अनाउंस कर दूँगी, तो इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम वेबसाइट बनाना सीखते हैं जो कि एक नॉन टेक बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए सीखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि इसमें होता क्या है। बिल्कुल। सर इसमें हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे? जो पहले यूज़ ये करते हैं वो वर्सल ऐप वगैरह कुछ मुझे अब सही नहीं पता उसका, नहीं, वो यूज़ करते जी हैं? जी, जी जी मैम, एक्चुअली में जो वर्सल वगैरह है ना ये आ जाता है होस्टिंग, ये एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, इसको हम इनको यूज़ नहीं करेंगे।
हम लोकल ही एक सिंपल सी वेबसाइट बनाएंगे कि कोई भी हर बंदा एआई को यूज करके किस तरह से वेबसाइट, इवन वेबसाइट बना सकते हैं, पोर्टफोलियो अपने लिए, वो पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं। ये चीज़ हम देखेंगे, और ये सिंपल HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज करके ही हम बनाएंगे। अगर टाइम हुआ तो हम फिर बूटस्ट्रैप को यूज करेंगे, जो कि एक लाइब्रेरी है, ये एक फ्रेमवर्क है। अदरवाइज मोस्टली हम सिंपल कुछ भी यूज नहीं करेंगे, बस तीन चीजें यूज करेंगे, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो इस वाले फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ VS कोड में। इसके बाद फिर हम लोग फाइलों के नाम बना के ना, जब फाइलें बन जाएं, एक सेकेंड, आई थिंक मैंने यहाँ पे ओके, तो इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे, इस वाले फोल्डर को। जब ये फोल्डर कंप्यूटर, क्या कहते हैं इसको, VS कोड में ओपन हो जाएगा, यहाँ पे हम सिंपली नाम रख लेंगे, हमारे फाइल्स के नाम रखेंगे। बाय द वे, स्क्रीन तो क्लियर नज़र आ रही है ना? कि मैंने जो फ़ॉन्ट है वो थोड़ा सा छोटा रखा होगा, तो हो सकता है प्रॉपर नज़र ना आए। नहीं ठीक है सर, आपका विजुअल स्टूडियो कोड वो वाली स्क्रीन हमें नज़र आ रही है, ओके है। style.css, इसमें हम अपनी जो CSS वाली जो स्टाइलिंग वाली जो कोडिंग होगी वो राइट कर रहे होंगे, और इसके साथ ही फिर हम main.js, ये जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी। अच्छा, तो अब ये फाइलें हमारी बन गई हैं। अब हम दोबारा जाते हैं ChatGPT के साथ। ChatGPT को कहेंगे कि क्रिएट, पहले हम इसको तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे लेते हैं कि मैं क्या हूँ। ठीक है, अगर हम जाके, वो तो वैसे हमने डिलीट कर दिए, ये जो मेरा इसको ले लेते हैं, यहाँ से उठा के ना इसको दे देते हैं कि ये मेरी प्रोफाइल है, तो मैंने इसके रिलेटेड एक वेबसाइट बनानी है। दिस इज माय ओवरऑल डेटा। आई वांट टू हैव अ पोर्टफोलियो वेबसाइट होती है जिसके ऊपर आप अपनी डिटेल वगैरह लिख रहे होते हैं, आप अपना प्रोजेक्ट वगैरह मेंशन कर रहे होते हैं। ठीक है, नाउ क्रिएट अ वेबसाइट यूजिंग HTML CSS and JS. Make sure the website would be fully responsive. Responsive का मतलब होता है कि वो डिवाइस के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करती रहे। रिस्पॉन्सिव, प्रोफेशनल। अब ये होने के बाद वुड भी रिस्पॉन्सिव, क्या इसने, अच्छा, आल्सो फाइल्स वुड बी सेपरेटेड, बजाय कि वो एक ही फाइल में हमें सारा कोड दे, हम चाहते हैं कि जो भी वो कोडिंग वाली फाइल दे वो हमें सेपरेट दे। CSS वाली CSS में, JS वाली JS में, और HTML वाली HTML में हो। फॉर HTML CSS एंड JS। तो अब आप देखिएगा कि AI को यूज करके, ये देखें AI, अब यही अगर वेबसाइट हम लोग मैनुअल बना रहे होते, लिटरली एक दिन तो पक्का लग जाता। बाय द वे अभी देखते हैं कि कैसी बनेगी। हो सकता है बहुत अच्छी हो सकता है हमें दोबारा इसके ऊपर एफर्ट करनी पड़े, मतलब उसको थोड़ा सा गाइड करना पड़े।
तो ये HTML वाली फाइल थी, HTML में आ जाएगी। इसको सेव कर लिया। अब यहाँ पे ना इनकी थोड़ी सी लिंकिंग करनी है हमने। ठीक है, लिंकिंग बतानी है जिसने खुद ही, आज हमने नहीं, ये फॉन्ट है, ये बतानी है कि जो CSS है लिंक करवा लिया, यानी इस वाली फाइल के साथ HTML के साथ हमने स्टाइल को कनेक्ट करवा लिया। और स्टाइल के बाद यहाँ पे है, अच्छा, main.js यहाँ पे हम मेन राइट कर सकते हैं, या इस वाली फाइल का नाम हम इसको दे सकते हैं। इस वाली फाइल का नाम, इस वाले फाइल का नाम देना बेहतर है, क्योंकि हो सकता है कि वेबसाइट जो हो, जिसने बनाई है, वो इतनी बहुत अच्छी ना हो, तो हमें बार बार उसको बताना पड़े। तो फिर इस सिनेरियो में हमें ये वाली फाइल का नाम ना बार बार चेंज करना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि हम अपनी फाइल का नाम चेंज कर लें। ये CSS है जिसने स्टाइलिंग करनी है। और आगे अगर देखें तो इसने आगे जावा स्क्रिप्ट दी होगी। जावा स्क्रिप्ट, HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट में मैं थोड़ा सा ना डिफरेंस बता, थोड़ा सा नहीं, इनको मैं बता देता हूँ कि ये करती क्या है। एक बार ये बन जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। HTML में जाके हम लोग यहाँ से इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं। अब ये हमें वेबसाइट दिखा देगा कैसी बनी है, तो देखें कैसी बनती है। सही है, इतनी बुरी भी नहीं है, अच्छी खासी है। इमेजेस तो हमने जारी बातें नहीं दी, तो फिर भी इसने बना तो दी है, बनाई है, बहुत अच्छी बनाई है, लिटरली बहुत अच्छी बनाई है, बिना किसी फ्रेमवर्क के, बिना किसी चीज़ों के। इसने सिर्फ विद इन 10 मिनट, 10 मिनट से भी कम टाइम इसने एक अच्छी वेबसाइट बना के दे दी है। अब अगर इसको डिप्लॉय करना है, डिप्लॉय भी हम कर सकते हैं। ये आ गई चीज़ें। ठीक है, इमेज, अगर आप इमेजेस वगैरह लगाना चाहें तो आप इसको बता सकते हैं कि कहाँ पर इमेजेस देनी है, वो आप इमेजेस को प्रोवाइड कर सकते हैं कि इमेज का लिंक यहाँ पे होना चाहिए। तो ये एक एटलीस्ट, अच्छा, इसको मोबाइल के ऊपर भी चेक कर लेते हैं। एटलीस्ट ये जो वेबसाइट बनी है ना, कुछ प्रोफेसर्स को, जब हम ईमेलिंग कर रहे होते हैं, कुछ प्रोफेसर की जो अपनी वेबसाइट होती है ना, एटलीस्ट उनसे ये बेहतर है। अगर इसको देखते हैं तो ये देखिए ना, अब अडॉप्ट कर रही है, खुद को अडॉप्ट कर रही है एटलीस्ट। तो ये एक इतनी वेबसाइट तो है कि आप लोग अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपनी डिटेल दें, प्रॉपर डिटेल दें, लिंक होगा, यहाँ पे आप अपना कांटेक्ट देंगे, फॉर्म बनवा सकते हैं, इसको कहें कि हमें एक फॉर्म भी बना के दे दे। लेकिन वो फॉर्म आप फिर PHP बैकएंड से कनेक्ट करवाना होगा, तो वो भी AI कर देगी, बड़ी इजीली कर देगी। पब्लिकेशन, अगर कोई पब्लिकेशन है वो यहाँ पे पब्लिकेशन आप दिखाएं, प्रोजेक्ट्स अगर आपने बनाए हैं वो प्रोजेक्ट्स आप बनवाएं, आइकन वगैरह इसको कहें कि आइकन लगाए, वो आइकन भी लगा के देगा। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट की बिना पे इसने कितनी अच्छी वेबसाइट बना दी है। अभी विजुअल्स नहीं लगाए, अगर आप विजुअल्स भी लगाएंगे तो खुद इमेजिन करें कितनी अच्छी वेबसाइट बन चुकी होगी। तो ये कमाल किसकी है? ये AI की कमाल है। अगर हमें AI नहीं आएगी, ठीक है, हम अपनी स्किल्स लगाएंगे, HTML सीखते फिरेंगे, CSS सीखते फिरेंगे, लेकिन एट द एंड हमें AI को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं पूरी हमारे सेशन को समराइज करूं तो AI सीखनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये जो काम मैंने यहाँ पे किया है, तो खुद बताएं, जो बंदा, जिसके हाथ के ऊपर उंगलियां है ना, और जिसको ये बस बटन प्रेस करना आता है, वो भी ये वेबसाइट बना सकेगा। मैंने ऐसा कोई भी टेक्निकल काम नहीं किया जो आपको ना पता हो। तो इस सेशन में स्टूडेंट्स होंगे को कि वो बायो के बैकग्राउंड से हों, वो इंग्लिश के बैकग्राउंड से होंगे, वो केमिस्ट्री के होंगे, फिजिक्स के होंगे, जिन ऐसे भी होंगे जिनको कभी जिंदगी में कोडिंग से वास्ता ही नहीं पड़ा, वो भी ये काम करके अपनी वेबसाइट बना सकेंगे। ये किसकी हेल्प से है? ये AI की हेल्प से है। तो हाँ जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, मैं थोड़ा सा चले आइडिया आपको बता देता हूँ। HTML करता क्या है? HTML ना, HTML स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ये जो वेबसाइट हमें नज़र आ रही है ना,
ये जो वेबसाइट हमें नजर आ रही है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये बॉक्सेस वगैरह, ये वाले सेक्शन बने हैं, ये बॉक्सेस जो बना है, ये सारे के सारे बॉक्सेस जो जो भी आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, ये HTML है। ठीक है। लेकिन इसके ऊपर ये जो मेकअप वगैरह करवाया हमने, ये जो शेडो आ गया इसका, ये जो यानी कि मूविंग है, ये CSS की वजह से है। टेक्स्ट का कलर चेंज हुआ है, ये जो इन दोनों के दरमियान कलर चेंज है, ये जो लाइन है, ये सारे के सारे जो इसके ऊपर ब्यूटी आई है ना, ये जावास्क्रिप्ट की वजह, इसकी CSS की वजह से आई है। ठीक है। और अगर हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट की क्या यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कहाँ पे यूज हुई होगी, वैसे मुझे नहीं लगता यहाँ पे कहीं पे जावास्क्रिप्ट इसने यूज की है प्रॉपरली। सारे काम जो अभी तक इसने किए हैं ना, ये सारे के सारे काम सिंपल HTML और CSS से भी हो सकते हैं। क्योंकि अभी मैं भी, हाँ ये वाला, ये ये जो इवेंट हुआ है ना, ये क्लिक किया तो ये साइड से आया, ये जावास्क्रिप्ट से हुआ है। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट इसको रनिंग फॉर्म में लेके आती है। अगर हम जावास्क्रिप्ट हटा दें तो ये काम नहीं होगा। तो ये काम कर रही होती है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। हाँ जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? और कोई स्टूडेंट चाहे कि उनकी वेबसाइट बनाएं, वो भी बता देते हैं, तो वो अपना डेटा शेयर कर दें, हम उनकी वेबसाइट बना देते हैं। तो बस बताने का क्या मतलब है? बताने का यही मतलब है कि कोई भी बंदा किसी भी बैकग्राउंड से AI को यूज करके सिंपली कोई भी काम करवा सकता है। हमने AI को यूज करके वेबसाइट बनवा ली है, CV बना ली है। हमें इसके बैकग्राउंड में जाने की जरूरत नहीं है कि इसने किस तरह से HTML सीखी होगी, CSS इसने कैसे अप्लाई की है, कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ काम से गर्ज है और वो काम हम ले रहे हैं। हाँ जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? और कोई पार्टिसिपेंट कोई चीज़ ऐड करना चाहे कि हम और क्या चीज़ बना सकते नहीं, और हमें क्या बनाना चाहिए वो आप बता सकते हैं, वो बना के दिखा देते हैं। लेकिन फिर वही बात कि AI सीखनी तो पड़ेगी। ठीक है, बैकग्राउंड आपका कोई भी है, सीखनी तो पड़ेगी। हाँ जी, एनीवन? सर चैट में क्वेश्चन है कि इसे यूज करके बस सीवी वेबसाइट्स ही बन सकती हैं या दूसरी मार्केटिंग वगैरह की वेबसाइट्स भी बना सकते हैं? मार्केटिंग की वेबसाइट भी हर तरह की वेबसाइट बन सकती है, हर तरह की। ये सिर्फ हमने एग्जांपल दी है कि ChatGPT को यूज करके हमने बस CV बनाई है और एक वेबसाइट बनाई है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम करवा सकते हैं AI से। बिल्कुल करवा सकते हैं, हम अपनी प्रेजेंटेशन बनवा सकते हैं। ठीक है। और अगर कोई भी प्रेजेंटेशन बनवा सकते हैं, इवन के कोई भी काम आप AI से करवा सकते हैं, जो कि जारी बात है एज अ सॉफ्टवेयर उससे पॉसिबल हो। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप उसको कहें कि चाय बना के दे, ये तो नहीं हो सकता ना। लेकिन वो भी AI कर रही है, वो भी रोबोटिक्स कर रहे हैं। ठीक सर है। आई वांट टू ऐड AI, हियर समथिंग यस मैम। कि अगर सीवी और हम लोग अपनी पोर्टफोलियो के अलावा भी कुछ चीजें देखें, तो जो रिसर्च पेपर होते हैं वो भी लेटेक्स के ऊपर जो है वो बन रहे होते हैं, लाइक लोग वहीं पे राइट करते हैं बाय यूजिंग कोडिंग। तो इसका सबसे बड़ा यूज जो है वो लेटेक्स का और एआई का वहीं पे ज्यादा हो रहा है आई थिंक। अगर नॉर्मल यूजर है वो तो इसे इतने छोटे छोटे काम इसमें से ले सकता है, जिससे लेकिन जिसका कोई रिसर्चर है जो पेपर राइट करता है पब्लिश करता है, तो वो अपना सारा काम आई थिंक इसी से करवाता है। बिल्कुल, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो लेटेक्स है ये रिसर्च पेपर के लिए यूज किया जाता है। और ऑनेस्टली मैं आजकल जो मैंने यहाँ पे डेटा राइट राइट करते हुए बताया कि मैं एज अ रिसर्च फेलो काम कर रहा हूँ विद AI साइंटिस्ट ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ठीक है, वो बायोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ मैं काम कर रहा होता हूँ एज अ AI इंजीनियर। और मैं ऑनेस्टली बताऊँ, रिसर्च पेपर राइट कर रहा हूँ हमारे लिए। मुझे लेटेक्स का कुछ भी नहीं पता, AI से मैं सारा करवा रहा हूँ, कोड में AI से करवा रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम ही नहीं है। जो चीज़ रिसर्च पेपर है फॉर एग्जांपल, जारी बात है वो तो राइट करना पड़ता है, लेकिन जो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी कह लें कि फैसिलिटी है, तो मैं क्यों उस चीज़ के ऊपर टाइम वेस्ट करूँ?
क्यों मैं पहले कोडिंग सीखूं लेटेक्स की, फिर मैं राइट करता फिरूंगा? तो कुछ भी नहीं है, बस मुझे एक पता है कि एआई किस तरह यूज करनी है। मेरा पास जो डेटा है मैं उसको बताऊंगा कि ये मेरा आज मैंने ये रिजल्ट बनाए हैं, ये मेरे रिजल्ट हैं, बस इस रिजल्ट को एक रिसर्च पेपर में राइट कर दो, वो राइट करके दे देता है। ठीक है। तो ये किससे ओके काम लिया जा रहा सर, है? ये एक एआई से। पर्सनल यूज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जी एक जी। पर्सनल यूज मैं जो लेटेक्स का कर रही हूँ, एक कोर्स जो मैं रन करवा रही हूँ अभी, तो वहाँ पे अगर कुछ डॉक्यूमेंट मुझे बनाना है, लाइक वो 2-3 पेजेस का हो, तो उसको बजाय बाय हैंड लिखने के मैं वहां से लाइक लेटेक्स के ऊपर इसको अपलोड करती हूँ सारा कोड, और वो मुझे विजुअल्स के साथ जो एक डॉक्यूमेंट होता है वो बना देता है, तो लाइक मुझे लगता है बुक की फॉर्म में है। तो इससे इसको इस तरह भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ईमेलिंग में सम टाइम ऐसा होता है कि हमें टेक्निकल समरीज जो होती हैं वो पेपर की ऐड करनी पड़ती हैं, तो वो भी हम लोग जो इसके साथ लिखवा सकते हैं। बिल्कुल। वही ना, कि ये तो मैंने सिर्फ छोटी सी, वो कहते हैं ना आटे में नमक के बराबर भी ये एग्जाम्पल नहीं है। अगर आप इनकी देखेंगे ना, एबिलिटी देखेंगे एआई की, लिटरली ये आटे में नमक के बराबर भी नहीं है जो मैंने एग्जाम्पल दी है। जो एआई से काम लिया जा रहा है दुनिया में, बहुत बहुत एडवांस काम लिया जा रहा है। ठीक है। अ, अब एक और एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जिससे आपने ईमेलिंग की बात की है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जब हम ईमेल राइट कर रहे होते हैं, तो जो एक रिसर्च पेपर है, रिसर्च पेपर को हम, जब हमें कोई इतनी ज़्यादा समझ ना हो, तो हम उसको अपलोड करके बता देते हैं कि इसमें पूछ रहे होते हैं कि इसमें क्या, कौन सी मेथोडोलॉजी यूज़ की है, इसमें क्या यूज़ किया है, क्या इसमें लिमिटेशन है, तो हमें 2 मिनट में हर एक चीज़ हमारे सामने रख के दे देता है। ये किसकी कैपेबिलिटी है? ये किसने बनाई? क्या है? ये एआई है। तो एआई सीखनी पड़ेगी। ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने ना इस चीज़ को कुछ तो बेहतर सीखा होगा कि एआई को यूज करके हमने एआई से डरना नहीं है। स्टार्ट में मैंने क्वेश्चन किया था कि आपको क्या लगता है एआई आगे फ्यूचर में क्या करेगी? एआई कुछ भी नहीं करेगी, हम खुद एआई के साथ कर रहे होंगे। बजाय किससे डरे, हमें सीखनी होगी। ठीक है। तो यहाँ तक तो फिर वाइंड वाइंड अप करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, कोई ऐड चीज़ करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। अम, सर हमारे पास क्वेश्चन भी है, लेकिन इससे पहले मुझे ये बताना है कि अटेंडेंस फॉर्म मैंने चैट में शेयर कर दी है। आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं, तमाम जो स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करते हैं रेगुलर। और इसके साथ मैम राबिया कह रही है कि रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए बता दें फ्लो, लाइक पहले डेटा चैट जीपीटी से, फिर डेटा पिक करना और फिर रिफ्रेश करना है। कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। मैम राबिया अगर आप अनम्यूट करके बता दें खुद ही तो ईजी हो जाएगा। वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हम यूज करते हैं, लेटेक्स यूज करते हैं या नोटबुक अलग यूज करते हैं, अगर रिसर्च प्रपोजल बनाना है और कम टाइम में बनाना है तो हम किस तरह एफिशिएंटली उसको बना सकते हैं? देखिए, रिसर्च पेपर में ना, रिसर्च प्रपोजल में आपने ये मोस्टली आपने ना ये बताना होता है कि आपने काम क्या करना है। मतलब आपने जो जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है वो आपने करना, ठीक है। अब आपने एलएलएम को, किसी भी एलएलएम को अपनी डिटेल देनी है। अब जारी बात है, ये तो नहीं हो सकता ना कि आप बस उसको डायरेक्टली कहें कि हमें, मुझे एक रिसर्च प्रपोजल बना के दे दो। पहले आप उसको ना कॉन्टेक्स्ट देंगे। ठीक है। फिर उसके ऊपर आप थोड़ा सा ना इन टाइम इन्वेस्ट करेंगे कि आप उसको डेटा प्रोवाइड करेंगे कि ये प्रोजेक्ट है, ये मैंने बनाना है, उसको वो राइट करके दे दें। तो लिटरली वो एक प्रॉपर एक रिसर्च पेपर, रिसर्च प्रपोजल आपको बना के दे देगा। अब प्रॉब्लम पता है क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि ये इजीली कोई भी बंदा इसको देख के बता सकता है कि ये एआई जनरेटेड है। ठीक है। वो कैसे करेगा? उसके लिए भी कुछ टिप्स होती हैं जो मैं खुद भी यूज़ कर रहा होता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको कहता हूँ कि ना आपने कोई भी अननेसेसरी हाइफन नहीं लगाना। हाइफन किस तरह से? अब यहाँ तक तो वैसे जहाँ तक मुझे लगता है ना, आपने ये क्वेश्चन किया था कि जब हम रिसर्च प्रपोजल या कोई भी चीज़ बनवाते हैं, तो यानी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आपने ये क्वेश्चन किया है कि कोई भी बंदा देख के बता सकता है कि ये एआई जनरेटेड है। ठीक है। तो इस चीज़ से हम किस तरह अवॉइड करें? मेरे ख्याल से ये आपका क्वेश्चन था। इसको मैं ये कहता हूँ कि जो टेक्स्ट आपने राइट करना है ना, इसमें एक तो हाइफन ना हो, ये वाले हाइफन ना हो। यानी कि फॉर एग्जांपल टाइम
टाइम सीरीज, टाइम सीरीज ये नॉर्मली जो एआई है ना, एआई इसके दरमियान ये हाइफन लगाएगी, जबकि ह्यूमन ये नहीं करेंगे। इसी तरह ही अगर और कोई बात देख लेते हैं, जिस तरह अगर हम देखें कि रिसर्च बेस्ड, रिसर्च बेस्ड ये ह्यूमन है, लेकिन एआई इनके दरमियान हाइफन लगाएगी। ठीक है, अननेसेसरी वो हाइफन लगा देता है कभी कभी, जिसकी वजह से कोई भी बंदा देख सकता है कि ये एआई जनरेटेड है। फिर इसी तरह ही जब हम कुछ लिस्ट प्रोवाइड करते हैं डेटा की, जिस तरह एप्पल, बनाना फॉर एग्जांपल, अब एंड ये वाला जो यहाँ पे लगा ना हाइफन, ये इसको क्या कहते हैं, कोमा, ये कोमा इजाफी है, इसकी ज़रूरत है नहीं। इसके अलावा भी अगर आप सिंपल कोई और वर्ड यूज़ करें कि चले मेलन यूज़ कर दिया आपने, तब भी ये ठीक है, लेकिन एआई यहाँ पे लगा देगा, जिसकी वजह से कोई भी बंदा देख सकता है कि ये एआई है। इस तरह आप ह्यूमनाइज करवा सकते हैं। और भी सॉफ्टवेयर्स भी हैं जो ह्यूमनाइज कर रहे होते हैं, तो पैराफ्रेज करने का ये एक बेहतरीन तरीका है, जो मैं खुद भी यूज़ कर रहा होता हूँ। बजाय कि आप किसी भी एलएलएम को दें, दूसरे एलएलएम को दें, तो वो इसको ना इजीली डिटेक्ट कर लेता है अगर आप ये छोटी छोटी जो सिली मिस्टेक्स हैं ये कर रहे हो। और एक और बात है कि जो एआई है ना, वो इजाफी वर्डिंग यूज़ कर रही होती है, जिस तरह परफेक्टली फाइन, ठीक है, पार्टिकुलरली, आई एम इंटरेस्टेड इन पार्टिकुलरली फलां, स्पेसिफिकली फलां। मोस्टली ह्यूमन इस चीज़ से अवॉइड करते हैं, वो डायरेक्टली अपनी बात कन्वे कर रहे होते हैं। ठीक है, जब आपका रिसर्च प्रपोजल बन जाए तो आप एक वेबसाइट है उससे भी ह्यूमनाइज करवा सकते हैं। वो मैं एआई वेबसाइट यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, स्टेल्थ, ये वेबसाइट है वो। यहाँ से जाके आप साइन अप करेंगे तो आपका प्रपोजल जो है ना वो ह्यूमनाइज हो जाएगा। आई थिंक आपका आंसर हो गया। फर्दर अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। गलती मेरी दूर हो गई है। मेरा यही था कि इसको जो रिसर्च हमने करना है तो वो किस तरह से करेंगे, क्योंकि एआई जैसे आपने मेन फोकस पे किया कि कैसे एआई, हमने ये दिखाना है कि एआई ना हो, लेकिन मेरा ये था कि उसको प्लेजरिज्म को हमने रिमूव करना है। तो स्टेल्थ राइटर मैंने यूज किया हुआ है, लेकिन उसका पेड वर्जन यूज होता है ज्यादातर। मैं समझ नहीं सका, मेरे ख्याल से आपने ये कहा कि प्लेजरिज्म रिमूव करने के लिए कोई आपने टूल बाय किया और वो पेड पे रन होता है, ये मेरे ख्याल से ये कहा। लेकिन आपने भी प्लेजरिज्म की, बताया स्टेल्थ हाँ राइटर, जी, स्टेल्थ तो मैं राइटर, वो पेड वर्जन है। हाँ जी। अच्छा, इसका सोल्यूशन पता है क्या है जो मैं यूज करता हूँ? मैं ना मल्टीपल मैंने अकाउंट्स बनाए हुए हैं, क्या कहते हैं उसको, रैंडम डमी। तो जब लिमिट खत्म हो जाए, उसको साइन आउट करके दूसरा साइन इन कर लिया। इस तरह मैं काम कर रहा होता हूँ और ये काम चल रहा है मेरा। 3-4 अकाउंट बना ले बंदा डमी, और काम ले, हर जब लिमिट खत्म हो जाए दूसरा लॉग इन कर ले, बस। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई थिंक टाइम हमारा खत्म हो चुका है। फर्दर अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी जी मैम। सर मैंने अक्सर ह्यूमनाइज करने के लिए एआई के लिए वेबसाइट्स इस्तेमाल की हैं, पर अक्सर अगर ह्यूमनाइज को भी आगे आगे जाके दोबारा ह्यूमनाइज चेक किया जाए तो वो नहीं आता ह्यूमनाइज, मतलब कि 100% एआई ही आ रहा होता है। मैम इस तरह हमेशा ये ना प्रॉब्लम आ रही होती है, अगर आपने स्टेल्थ राइटर से उसको ह्यूमनाइज करवाया है और जब आप उसको किसी और कोई बोल के ऊपर आप चेक कर रहे हो, तो वो एरर देगा ही देगा। ठीक है, उसको लगेगा कि क्योंकि उसने वो खुद तो किया ही नहीं, वो डिफरेंट पैटर्न के ऊपर वो ट्रेन हुए होते हैं। जिस डेटा सेट के ऊपर स्टेल्थ राइटर जो ट्रेन हुआ है वो कोई बिल्ट नहीं हुआ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी एफर्ट पुट करने के बाद। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी राइज होता है कि आपने जिस एलएलएम को यूज करके ट्रेन किया है ना, वो भी तो एआई है। ठीक है, वो तो फिर ह्यूमन नहीं है ना, वो भी तो एआई है। लेकिन
एट द एंड आपको खुद भी एफर्ट करनी होती है कि आप उसमें से कुछ चीजें रिमूव करें, ठीक है, फिर नहीं आएगा। मैंने अपनी SOP LOR वगैरह में जो भी राइट करवाता हूँ इसी तरह से करवाता हूँ और वो 0% हो जाते हैं। सर एक बार ना मैं एक रिसर्च पेपर पढ़ रही थी और उसके बाद मैंने ना विकिपीडिया पे उसके बारे में पढ़ा था। फिर मैंने विकिपीडिया का थोड़ा सा लेके ना पार्ट वो ह्यूमनाइज एआई पे चेक करने की कोशिश की थी कि इसमें एआई इस्तेमाल हुआ है या नहीं। पर उसमें भी 97% एआई आ रहा था वेबसाइट का भी। जी मैम, हो सकता है, क्योंकि जो विकिपीडिया है ना, एक तो वो, ठीक है ना, मतलब कि कह लें कि उसके ऊपर वो, मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है वो नहीं है कि जो जहाँ पे गूगल एडसेंस के अकाउंट चल रहे हो, जहाँ पे AI या प्लेजरिज्म की प्रॉब्लम आए। ठीक है, अगर आप अपना कोई अपनी वेबसाइट बनाएं, ठीक है, गूगल एडसेंस का अकाउंट चलाने के लिए, ऐड चलाने के लिए, तो गूगल आपको कभी भी अलाउ नहीं करेगा। ठीक, आपको ह्यूमनाइज करना ही पड़ेगा। जो वेबसाइट ह्यूमनाइज या गूगल एड के ऊपर चल रही हो ना, उसके ऊपर आप जब AI चलाएंगे तो वो नहीं चलेगी। अगर उसको, उस वाले टेक्स्ट को आप चेक करेंगे तो वो 0% होगा। जी थैंक यू सर। थैंक यू मैम। जी मैम, मैम रोहित साजिद। थैंक यू सर, हम एंड करते हैं अपना सेशन आज का। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। अल्लाह हाफिज़ टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज।